वैसे तो कृषि मंत्री गणेश जोशी विवादों से हमेशा घिरे रहे, विवादों के घेरे में रहे। कभी शक्तिमान घोड़ा याद होगा आपको, शक्तिमान से विवादों का सफर उनका शुरू हुआ था, घोड़े की टांग तोड़ दी, आरोप लगे। उसके बाद सैन्य धाम के मामले को लेकर लगातार खबरों में रहे और अब आय से अधिक संपत्ति, यानी जितनी आय उससे ज्यादा की संपत्ति, मामले की जांच। न्यायालय ने सरकार से साफ रूप से यह अपेक्षा की है कि सरकार इस पर फैसला ले ले। सवाल फिर यह भी खड़ा होता है कि अगर इस तरह आय से अधिक संपत्ति के मामले विपक्ष के नेताओं पर लगे होते तो क्या यही रुख होता? विपक्ष के उन नेताओं को क्या अब तक जेल की हवा नहीं खाली होती जो आरोप लगे? लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर फैसला क्या लेती है, कदम क्या उठाती है। ऐसे में आज सवाल विपक्ष जो पूछ रहा है कि इस्तीफा देंगे गणेश जोशी या इस्तीफा लेगी धामी सरकार, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आय से अधिक संपत्ति का मामला, मुश्किल में मंत्री गणेश जोशी, सरकार लेगी इस्तीफा या मंत्री खुद देंगे त्यागपत्र। तो विवादों से पुराना नाता रखने वाले बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिर गए हैं और आने वाले 40 दिन उनके लिए दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक ये फैसला लेना है कि मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। ये मामला वैसे तो विजिलेंस की जांच के दायरे में है। 8 जुलाई 2024 को मंत्री परिषद को भेज दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से 3 महीने की अवधि के दौरान अब फैसला लेना धामी सरकार के लिए जरूरी है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई वैसे तो 19 अक्टूबर को तय की है, मगर उससे पहले सरकार को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कैबिनेट के फैसले का इंतजार हो रहा है कि आखिरकार गणेश जोशी को लेकर कैबिनेट क्या फैसला लेती है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है, जहां कांग्रेस का तर्क है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और उनके ऊपर आय से अधिक के संपत्ति के आरोप अब सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें विजिलेंस ने सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को चुनौती दे रही है कि वो अपनी सरकार में जीरो टॉलरेंस चाहते हैं या फिर नहीं, फैसला ले लें। आज एक बार फिर गणेश जोशी विवादों के घेरे में आ गए हैं। शक्तिमान से विवादों का सफर शुरू हुआ था और उसके बाद सैन्य धाम में घोटाले की खबरें लगातार समाचारों में आती रही। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के मामले में जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करी, सीबीआई जांच के आदेश के, तब गणेश जोशी अपने विभाग के संग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर वापस आए और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच होनी है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर इस जांच को बैठाएं और जो वो बात करते हैं शुचिता की, वो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आज परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं गणेश जोशी को पद से त्यागपत्र दिलाते हुए वो उनकी जांच बैठाते हैं या नहीं। मंत्री की बढ़ती मुश्किलों के बीच अब भाजपा भी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी, मगर हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इशारों में सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने और पराये की नीति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि न्याय का साथ देना चाहिए। देखिए, कानून अपना काम करता है, तो राजनीतिक दल का व्यक्ति के अध्यक्ष नाते मेरा कोई विषय बनता नहीं। पार्टी का कुछ नहीं बनता, वो पार्टी के विधायक है, मंत्री है, पार्टी के विधायक है, जिन्होंने अनुमति ली है कैबिनेट को डिसीजन लेना है, वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले से मुझे कुछ नहीं करना। मतलब पार्टी के किसी व्यक्ति पे ऐसा आरोप लगाएगा? आरोप कैसे क्या तुम्हारा? आज तक कोई आरोप वोट में मामला तो चला गया। ठीक है, आप समझे, किसी व्यक्ति ने
कोई विषय कहीं रखा जाता है, उसकी जांच होती है, जांच के बाद चीजें तय होती है। सरकार को इसके बारे में देखना है, तो देखेंगे इसके बारे में, कैबिनेट विचार करेगी। भगवान ने गीता में क्या कहा, तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो देखा आपने, वार भी है, पलटवार भी है और बीजेपी डिफेंसिव भी है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री हैं, और साथ ही गरिमा दसोनी पार्टी का मुख्य चेहरा है कांग्रेस का, विपक्ष का, और साथ ही नीरज कौली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, इजाजत है? ठीक। भसीन साहब, चाल, चरित्र और चेहरा आपकी पार्टी का नारा। चाल, चरित्र और चेहरा। मंत्री पर आरोप भ्रष्टाचार के, आय से अधिक संपत्ति। कोर्ट कह रही है फैसला लीजिए सरकार से, कैबिनेट से। मंत्री इस्तीफा देंगे या लेंगे? भसीन साहब, जैसा कि आपने तिलक जी स्वयं कहा है कि माननीय न्यायालय ने राज्य शासन से कहा है कि आप इस पर निर्णय लें। भसीन सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, अगर प्लीज हेडफोन हटा पाए, क्योंकि आज आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है। पूरा उत्तराखंड सुनना चाहेगा। जी जी जी। तो मैं ये कर रहा था कि जैसा कि माननीय न्यायालय ने कहा है कि 8 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जी इसके बारे में निर्णय लें, निश्चित तौर पर कानून अपना काम कर रहा है और जो माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के बारे में निर्णय लें। और वो निर्णय, मंत्री को पद पर रहने का अधिकार है। तो पहली बात यह है कि पद पर रहने की बात है, तो जहाँ तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक। आप तो नैतिकता की बात करते थे सर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगे आप लोगों ने, और आज आप कह रहे हैं आरोप सिद्ध होंगे तब मंत्री इस्तीफा देंगे। नैतिकता की जो स्थितियां हैं वो तो आपके सामने अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो हमारी बहन गिरमा जी कहेंगे कि राजनीति कर रहा हूँ। सितारा भैया पर तो राज्यपाल जी ने कह दिया कि भैया उनकी जांच करा लो, तो वो कह रहे हैं नहीं राज्यपाल ही गलत है। आप कांग्रेस को फॉलो करते हैं सर। मैं आपको आपकी पार्टी का सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, दूं? इजाजत है? जी बोलिए ना। आपकी पार्टी में सबसे बड़ा उदाहरण अगर किसी का है तो माननीय आडवाणी जी का है। जी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हवाला जी। हवाला प्रकरण तो याद है सर आपको? बिल्कुल याद सर। तो आडवाणी जी ने क्या किया था? उन्होंने त्याग पत्र दिया और कहा कि तभी पद ग्रहण करूंगा जब पाक साफ होऊंगा, और जब उनको क्लीन चिट मिली, पाक साफ हुए, तब उन्होंने पद ग्रहण किया। बताइए, आडवाणी बड़े हैं या फिर गणेश जोशी बड़े हैं? नहीं, आडवाणी जी तो निश्चित तौर पर बड़े, तो फिर आज गणेश जोशी आपके लिए जरूरी हो गए? भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप और मंत्री को पद पर रहने का अधिकार, यही आपका जीरो टॉलरेंस? नहीं, जीरो टॉलरेंस की मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये नैतिकता विषय है, ये व्यक्तिगत मामला है। अगर गणेश जोशी के अंदर से कुछ महसूस होता है, उनके द्वारा कुछ गड़बड़ किया गया नैतिक तौर पर, सर व्यक्तिगत मामला, सरकार बड़ा या संगठन? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार फैसला लेगी। जो नियम है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वो नियम की बात। संगठन कैसे बड़ा हुआ सर? संगठन तो पौना हुआ, इसका मतलब एक मंत्री के आगे। देखिए, पहली बात तो ये तिलक जी, आप भी जानते हैं कि हम पूरी संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं सर। ये कौन सी संवैधानिक मजबूरी है जहां पर कोर्ट आपसे कह रहा है कि आप फैसला लीजिए, आपके मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी संवैधानिक मजबूरी है? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि गणेश जोशी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तिलक जी, आप मुझे बोलने का एक मिनट दीजिएगा कृपया। सर बिल्कुल बोलिए, तभी मेरी बात आप है। पहली बात तो ये है कि जो जज जी ने कहा है, जो व्यवस्था है, तो माननीय न्यायालय ने 8 अक्टूबर तक का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, वे इसके बारे में कैबिनेट में निर्णय लें, और निश्चित तौर पर वो इससे पहले निर्णय ले लेंगे क्या उनको करना और क्या इसमें होना है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था है कानून की, वो तो यही कहती है मंत्री पर जांच होनी चाहिए। जांच तो देखिए अल्टीमेटली होनी है, तो प्रारंभिक जांच नहीं होनी नहीं है। आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं? जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच हो तो होनी चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं जांच सर?
मैंने कहा ना आपसे कि जब एक विषय सामने आया है और उसमें आगे बढ़े हैं और जब इसमें से कोई बात कही और माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा है कि अगर आला कमान को पता चलेगा कि उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आरोप जो लग रहे हैं, और उस कोर्ट के कहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दे रहे हो अपने पद से, तो कैसा लगेगा सर? तिलक जी स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरा इसमें निवेदन है, कोई ये नहीं है कि कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा दें। कोर्ट ने केवल ये कहा है कि 8 अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से निर्णय ले। तो आप इंतजार करें कि कोर्ट ये कहे, ठीक? नहीं, हमने क्या है, कोर्ट का विषय इस्तीफा मांगने का ही नहीं। गरिमा जी वो ये कह रहे हैं जांच होगी, हर हाल में होगी। वसीम साहब कह रहे हैं जांच तो होनी है, तो वक्त आने पर इस्तीफा भी ले लिया जाएगा। जब वक्त आएगा इस्तीफा देंगे या लेंगे वो तय कर लेगी सरकार। तिलक जी, एक कहावत है कि भगवान की लाठी में शोर नहीं होता। इस दिन का इंतजार करते करते एक लंबा अरसा बीत गया हमको, और विवादों के साथ तो गहरा नाता आपने कुछ खुद गिनाए, कुछ मैं गिना देती हूँ। गणेश जोशी का ही विभाग है उद्यान विभाग। उद्यान विभाग की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने किया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि नहीं इसकी जांच सीबीआई से मत कराइए। फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, जांच करानी पड़ी। जांच में खुलासा हुआ, करोड़ों का घोटाला निकला, लेकिन किसी ने बाल बांका नहीं किया। इतनी पहुंच की, इतने लंबे हाथ थे गणेश जोशी के। सैन्य धाम के घोटाले को लेकर, सैन्य धाम वो धाम है तिलक जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आकर कहते हैं कि 4 धाम तो ऑलरेडी यहाँ विद्यमान है, यहाँ 5वां धाम के होना चाहिए, जो सैनिकों की शहादत है, जो योगदान उत्तराखंड का सेना के प्रति और इस देश की रक्षा के प्रति है, इसलिए इसका एक और धाम बनेगा सैन्य धाम। उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा कई लोगों ने किया, मैंने भी किया, प्रेस वार्ता की, मुख्य दस्तावेज रखे शासन और सरकार के सामने, लेकिन आंखों देखी मक्खी, सरकार निगल गई। उसके अलावा सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के संग पूरे प्रदेश में बंदरबाट हुई, लेकिन खास करके वीडियोज आए मसूरी विधानसभा, जहां से गणेश जोशी चुनकर आते हैं। मसूरी विधानसभा में मरणोपरांत भी किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा था। अनपढ़ किसानों की बीवियों के हस्ताक्षर मिले फॉर्म्स में, यानी कि हस्ताक्षर कोई और कर रहा था, तो किसान सम्मान निधि भी नहीं छोड़ी। शक्तिमान घोड़े का आपने बता ही दिया। ऐसे पता नहीं कितने इनके खिलाफ आरोप हैं कि ये बचते चले गए, लेकिन अब शायद पाप का घड़ा भर गया है। नहीं, वसीम सर तो कह रहे हैं कि जांच तो होगी। नहीं, 3 महीने हो गए, आप देखिए ना, पब्लिक डोमेन में इस पत्र को आते आते कितने महीने लग गए, और अब केवल 2 दिन रह गए। 3 महीने का विजिलेंस ने समय दिया था कैबिनेट को निर्णय लेने के लिए। आप आखिरी के 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर नहीं फलेगा फूलेगा, ये मोदी जी ने कहा था कि सबके लिए कानून एक समान है। आप बुलडोजर चलाने से पहले विधिक राय नहीं लेते, आप विपक्षी दल के नेताओं के घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजने से पहले विधिक राय नहीं लेते। आज सारे घोड़े खोल दिए, आज धामी सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए अपने गणेश जोशी को बचाने के लिए। ये कौन सा न्याय है? घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होगी, और अगर वो पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसे कहीं बचाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। भ्रष्टाचार को बचाने का तो हमारे पार्टी का कोई विषय नहीं है। अगर वो पाए जाएंगे दोषी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और आगे जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की हमारी बहन जो लंबी बातें कर रही थी, तो मैंने तो अभी शुरू में कह दिया था, सिद्धारमैया बचा रहे हैं, कौन बचा रहा है? कांग्रेस बचा रही है। आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, उनको कौन बचा रहा है? एक मिनट सबको उदाहरण दे, हमें जो करना है हम करेंगे। नहीं तो आपको उदाहरण पेश करना चाहिए था ना। आप क्यों कह रहे थे जीरो टॉलरेंस? आपके पास तो मौका था, अगर आप उदाहरण पेश करते। 1 मिनट नीरज जी, गणेश जोशी को लेकर क्या फंस गई सरकार? संगठन के मुखिया कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, जो तय करेगी वो सरकार करेगी। वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि न्याय दिखता हुआ लगना चाहिए, अपना पराया नहीं होना चाहिए उसमें। तिलक जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक प्रकरण गणेश जोशी के आ रहे हैं सामने, चाहे वो उद्यान विभाग का मामला हो, चाहे वो सैन्य धाम का मामला हो, चाहे ये आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, सारे मामले बहुत गंभीर हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने स्वयं ही अपनी पार्टी को, सरकार पर संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि आप कोर्ट जब आपको दे रहा है, कोर्ट के आदेश देखिए, कोर्ट आपको टाइम दे रहा है, कोर्ट टाइम दे रहा है सरकार को कि 8 अक्टूबर तक का, यानी कि सरकार के पाले में गेंद है। कोर्ट ये कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए 3 महीने में, और नहीं तो फिर हम करने के लिए बाध्य होंगे। जब कोर्ट ऐसी भाषा बोल रहा है
तो इसका मतलब समझिए कि उनके खिलाफ तथ्य और एविडेंस बहुत सॉलिड है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो व्यक्ति मुद्दई है इसमें, विकेश नेगी, जो कंप्लेनर था, जिसने लगातार इनकी कंप्लेंट्स करी, शिकायतें करी, जिसको जिला बदर कर दिया गया देहरादून से, कमिश्नर कोर्ट ने उसका जिला बदर का जो निष्कासन है वो रद्द किया। उस कोर्ट के फैसले को मैं पढ़ रहा था आज बड़े बारीकी से जी। कमिश्नर डीएम के आदेश पर इतना बड़ा सवाल उठाया उसने कि उसकी पृष्ठभूमि बनती नहीं है जिला बस्तर की। पुलिस ने जो कहानी बनाई वो बिल्कुल ऐसी बना दी बिना एविडेंस के। और उसने कहा कि तत्काल ये पत्रावली या आदेश निरस्त किया जाता है और ये पत्रावली वापस नहीं दी जाती जिला कलेक्टर को। मतलब एक तरफ तो आप एक व्यक्ति जो शिकायत करता है, आम आदमी, उसके खिलाफ आपने सारा का सारा प्रोपेगेंडा बना के उसके खिलाफ इतना कुछ कर दिया, उसका सामाजिक रूप से पूरा जुलूस निकाल दिया। तुम्हारे ही सरकार का डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देती है और कमिश्नर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि नहीं भाई ये तो सब ऐसे ही बना दिया बिना आधार के, कोई आधार ही नहीं है इसमें। तीसरा ये है कि छोटी छोटी बातों पर पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग दूसरे लोगों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान दिखाया, मैंने भी सुना था, वो कितनी सफाई से पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं भाई ये तो सारा मामला सरकार के अधीन है। अरे भाई वो तो पहले तो आपके पार्टी का कार्यकर्ता है, फिर विधायक है, आप ही ने टिकट दिया उसको। मैं नीरज जी आप ही की बात मान लूं तो सरकार ये क्यों चाहेगी कि उसके मंत्री के ऊपर इस तरह के, नीरज जी मैं आप ही की बात मान लूं तो सरकार एक्शन लेकर ये क्यों सिद्ध करेगी कि उसकी सरकार में भ्रष्टाचारी मंत्री था? जी सरकार फिर ये सिद्ध क्यों करेगी कि भाई भ्रष्टाचारी हमारा मंत्री जो भ्रष्टाचारी था, एक्शन ले लेती है तो? नहीं, दो बातें है ना सिर्फ भाई, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मानता हूं कि गणेश जोशी को खुद ही है कैबिनेट से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। उनको खुद ही लिख के देना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगे और कोर्ट ने ऐसा आदेश किया है अपनी सरकार को और संगठन को बचाने के लिए, तो सरकार उसमें जांच कराए। ऐसे तो कई पूर्व की सरकारों में भी ऐसे ही मंत्रियों पे आरोप लगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री ने इस्तीफे लिए क्या? नहीं, यहाँ बात जो है ना, टेक्निकली बात को समझे आप। हाँ। बात यहाँ आरोप भी नहीं है, आरोप मैं लगता हूँ कि निराधार आरोप भी लग जाते हैं। यहाँ एक कोर्ट का फैसला आ रखा है, एक कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि सरकार को आपको ऐसा करना है, आप नहीं करोगे तो हम फैसला ले लेंगे। तो न्यायालय जो हमारी न्याय प्रक्रिया वो तो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है ना, और वो तो सिर्फ इसलिए बच गए। गरिमा जी, अब विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? फिर बसीन साहब आपके पास आ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक्शन तो सरकार लेगी, जो लेना होगा ले लेगी। की सिचुएशन है, हम भी देखते हैं कि कितने बड़े कृष्ण हैं, धामी जी बैठाते हैं, जांच नहीं बैठाते हैं, संस्तुति देते हैं या नहीं देते हैं। यदि देते हैं तो हम उनसे मंत्री को स्टेप डाउन करने के लिए कहेंगे। हमारी डिमांड रहेगी कि मंत्री अपने पद पर आसीन नहीं रह सकते जांच के दौरान, वो प्रभावित करेंगे जांच को। सीधी सी बात है, बनता भी नहीं है, सेंसिबल भी नहीं है कि वो पद पर बने रहे, उन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो। और अगर उनका जमीर जिंदा होता और नैतिकता जिंदा होती तो अभी तक तो वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाते। मैं गरिमा जी एक बात जानना चाह रहा हूं, इतना भूचाल आया हुआ है इस पूरे की इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब पुरजोर तरीके से, जैसे प्रदेश अध्यक्ष खुलकर कह रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खुलकर कह रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष कहां है? वो खुलकर क्यों नहीं मुखर होकर कह रहे हैं कि भैया मंत्री का इस्तीफा लो? नहीं, बिल्कुल वो कह रहे हैं और वो नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं, सुना नहीं उनको। अगर आप दिखा पाए, क्योंकि पार्टी की मुख्य प्रवक्ता हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी मित्र विपक्ष के गंभीर आरोप लगे हैं और आप ही के विधायक ने खुलेआम सबके सामने लगाया कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है वो मित्र विपक्ष है। मैं तभी कह रहा हूं, अगर कहीं उन्होंने प्रमाण के साथ कुछ है तो बताइए, काम क्यों नहीं कर रहे वो इस तरह की मांग? नहीं, आपका सवाल जायज है तिलक जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष ने बोला होता तो आप कहते हरीश रावत ने क्यों नहीं बोला? नहीं होते तो आप वो सदन में नेता प्रतिपक्ष है, वो सड़क पर नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो सदन के भीतर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो संवैधानिक पद पर बैठकर मांग कर सकते हैं कि मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं, इस्तीफा देना चाहिए, और नेता प्रतिपक्ष खामोश है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए तिलक जी, मुझे लगता है जहाँ सुई से काम चल सकता है वहाँ तोप नहीं निकाली जाती। वाह, और अभी वाह गरिमा जी, बहुत बढ़िया। नेता प्रतिपक्ष मांग नहीं कर सकते, नेता प्रतिपक्ष मांग नहीं कर सकते। नीरज जी सुन रहे हैं आप? नहीं, मैं आगे बोल रही हूँ ना। मैंने कहा कि अभी तो जांच के आरोप लगे हैं, जांच की संस्तुति मांगी जा रही है। अभी तो ऊंट करवट बैठ रहा है, उसको बैठ को लेने दीजिए। अभी जब गरिमा दसौली से काम चल सकता है, अभी जब पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं से काम चल सकता है, और सदन में जिस दिन गरजने की बात आएगी सदन में गरजेंगे,
नेता प्रतिपक्ष खूब गरजे, खूब गरजे। हरीश धामी जी ने ने सबके सामने बताया कि खूब गरजे, उन्होंने तो पूरा प्रमाण के साथ बताया, मैंने तो नहीं बताया। धामी जी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष कितनी जबरदस्त तरीके से गरजे। नहीं, धामी जी ने आरोप सरकार पे लगाया था भाई, आप भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को केवल सॉरी गरिमा जी, उन्होंने ये साबित किया था कि नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सदन के भीतर। यह बहुत गंभीर आरोप होता है। ताउम्र जो है मातवर सिंह कंडारी जी इस आरोपों का पिंड नहीं छुड़वा पाए, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे कि वो मित्र विपक्ष हैं। वो आरोप आज यशपाल आर्य पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो मित्र विपक्ष हैं। नहीं, देखिए वो आरोप है और वो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर हरीश धामी जी ने ये आरोप लगाए होंगे। उसका जवाब तो नेता प्रतिपक्ष जी खुद दे पाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अभी तो शुरुआती चल रहा है। ठीक, नीरज जी रेट करना चाह रहे हैं। नीरज जी, ये विपक्ष की भूमिका भी, विपक्ष की भूमिका भी संदेह के घेरे में है कि नहीं? जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये कांग्रेस का बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है और कांग्रेस के लोग जो है जुदा जुदा तरह की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत बड़ा गंभीर प्रकरण है। जिस तरीके से मुखर होकर कांग्रेस को मामले के सामने आना चाहिए था, खासतौर के आगे चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है और केदारनाथ का चुनाव भी है, उस तरह से कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पे दिखने रही है इस प्रकरण को। नीरज जी, मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल लीजिए। अगर यही इस तरह का मामला अगर हरीश रावत की सरकार में होता तो बसीन साहब क्या कर रहे होते? बिल्कुल देहरादून की सड़कें जाम हो गई होती। 100% नहीं, बिल्कुल। और ये मंत्री का इस्तीफा लेकर ही मानते, कहते कि नहीं इससे तो कम तो मान। और यहाँ पर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष, सुई का काम धागा और धागे का काम सुई। अब गरिमा जी वो समझा रही अब ठीक। अभी देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कितना सपोर्ट कर रहा है विपक्ष को। हाँ। अपनी सरकार को दुहाई दे रहे हैं कि राजधर्म निभाना चाहिए, न्याय का राज होना चाहिए। इतनी सपोर्ट मिलने के बाद भी मतलब विपक्ष के लोग जो हैं उनकी सपोर्ट को भी लेने के लिए तैयार नहीं, उनके समर्थन को लेने के लिए तैयार नहीं है। बसीन सर, नैतिकता का तकाजा जो कहता है वो कहता है, ठीक है नैतिकता जो भी कहती हो, लेकिन इतना साहस एक मंत्री में कहां से आता है कि जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे और कोर्ट उस मामले में इंस्ट्रक्शन दे रहा हो और फिर भी वो पद पर रहने की जिद पर हो? तो इतना साहस कहां से आता है बसीन साहब? तिलक जी, ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न किया आपने, तो इसका उत्तर तो हमारे गणेश जोशी जी थे। इसी के बाद मैंने पहले की दोबारा इस बात को दोहरा है कि जांच का जब तक विषय है, तो मैं समझता हूँ कि जांच के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी पीछे नहीं होते हैं। और अभी न्यायालय ने ये नहीं कहा कि गणेश जोशी की दोषी है, बताइए उन्होंने केवल अगर यही मामले विपक्ष के नेताओं पर लगे होते आरोप, तो अभी तक तो जांच एजेंसियां कुंडी खटखटा देती सर। नहीं, अभी तक तो ये कांग्रेस के जो लोग वही आपस में लड़ रहे हैं, उनके अंदरूनी झगड़े था, लेकिन मैं तो उसका फायदा तो आप ही उठा रहे हैं है ना, उसके अंदरूनी। ये तो शुक्र अदा करिए और एक मिठाई का डब्बा भी भेजिए नेता प्रतिपक्ष को कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष मिले आपको, वरना नहीं तो अभी तक तो आपको इस्तीफा देना पड़ता अगर आप लोग विपक्ष में होते तो। मेरा तो कहना ये है कि जो मामला जो है जांच का जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई है हमारे मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात जो की जाती है उसको निश्चित तौर पर सुनाएंगे। और सर उदाहरण के तौर पर मैं किसी मामले पर यह नहीं कह रहा कि जजमेंट दे रहा हूं। हरक सिंह रावत का क्या हुआ? जैसे ही वो कहते हैं मैं चुनाव लड़ता हूं, तुरंत आ जाओ भैया जांच, और वहां भी विपक्ष संदेह के घेरे में है, अकेला छोड़ दिया, जाओ भैया टाटा बाय बाय, खत्म करो मामला। और वहां आपके मंत्री पर आरोप, कोई जांच नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं बसीन साहब, लेकिन जांच तभी तो ये सबके सामने आ रहा है जब एसआईटी जो है, जिसने प्रारंभिक तौर पर देखा, तभी एसआईटी कोर्ट ने बात को आगे बढ़ाया, तभी कोर्ट ने कहा है कि हम इसका आगे जो है। आपने क्या किया सर? कोर्ट ने किया ना, ये तो आपने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। प्रारंभिक तौर पर जो कोर्ट ने कहा है वो एजेंसी से मैंने कहा था, आगे मैं बात को खत्म करता हूँ। अब आप कह दीजिए गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? देखिए आपकी आवाज धीमी आ रही है सर। जोशी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ जोशी जी का अपना निर्णय होगा, अपना निर्णय नहीं। मैं गारंटी के साथ व्हाइट पेपर पे लिख सकता हूं, इस तरह का आरोप अगर बसीन सर पे लगे तो 1 सेकंड में इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे आप? मेरी स्थिति भिन्न है, मैं नहीं, आपकी स्थिति भिन्न नहीं है।
आप बीजेपी के उन नेताओं में जिनको हमने दरी और झंडा उठाते हुए देखा है, मैं तभी कह रहा हूं, अगर आपके ऊपर आरोप लगे होते आप इस्तीफा देते कि नहीं सर? वो परिस्थितियां अगर ऐसी होती, भगवान न कर भी स्थिति आए, कभी मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ हो, मैं तो ये दुआ करता रहता हूँ ऐसा कोई काम मेरे हाथ से ना हो जिसमें कल मेरे पास फल खड़े हो। मैं तो केवल आपसे भी निवेदन करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां है सर, आप इस्तीफा देते कि नहीं अगर इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप आप होते? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, नहीं अगर मगर तो हम नहीं जा करके सीधी सी बात कराते हैं। बस सर, ठीक सर, इस्तीफा देने का निर्णय ठीक, वो जो अपना होगा, लेकिन सरकार की क्या तक बात है, सरकार इसके बारे में जो न्यायोचित निर्णय हो। बसीन सर, आपसे अपेक्षा नहीं थी कि आप सवाल को गोल करेंगे। ठीक, गरिमा जी पहले आप, फिर नीरज जी आ रहा हूं आपके पास, बोलिए गरिमा जी। देखिए तिलक जी, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। मुखिया की दृष्टि में सब एक समान होने चाहिए। मुखिया सबके हैं और सब मुखिया के हैं। ऐसे में अगर धामी जी नहीं कराते हैं तो बहुत कच्चा काम कर जाएंगे, अपने लिए शायद अपनी जमीन खोदेंगे खुद अपने हाथ। क्योंकि बार-बार सरकारों में सुन रहे हैं, इसलिए ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी ये नंबरों का सिलसिला शुरू हुआ, अभी ये पहले मंत्री हैं, अभी ऐसी कतार में कई मंत्री हैं जिन्हें लगना है और सबने हिसाब यही देना है। जिसने उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटा है, मैं बार बार आपके चैनल पर यही कहती हूँ, चाहे वो कोई हो। आज जांच बैठी है हरक सिंह रावत जी पे, कल अगर मुझ पर भी जांच बैठती है और आरोप साबित होता है। हरक सिंह रावत जी का जिक्र आपने कर लिया, स्टैंड क्या है कांग्रेस का? जी, हरक सिंह रावत को लेकर स्टैंड क्या है कांग्रेस का? देखिए, एक ही सिंगल स्टैंड है क्या? कि आरोप यदि साबित होते हैं, सिद्ध होते हैं, तो कोई नहीं बख्शा जाना चाहिए। आरोप लगाए किसने? एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड छोड़िए ना, आरोप लगाए किसने थे? जिसने भी आरोप लगाए थे, जिसने भी, नाम तो लीजिए, किसने तो आरोप लगाए होंगे ना। इस वक्त सुनिए, विकेश नेगी ने आरोप लगाए, लेकिन विकेश नेगी के आरोपों में आधार होगा तभी तो जांच बैठी है ना विजिलेंस की। गरिमा जी, तो कोर्ट ने आदेश दिए। हरक सिंह रावत के आरोप लगाए किसने थे? किसने लगाए? मैंने कहा ना, पेड़ की आप ही चेहरा थी सामने। किसने लगाए, क्या लगाए वो छोड़ दीजिए। ठीक, अरे छोड़ दें। खुद कह रही हूँ कि मैं अगर स्वयं आरोपों के घेरे में होंगी तो मुझे भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, नीरज जी, क्या लगता है आपको, एक्शन लेगी सरकार गणेश जोशी पर? तिलक जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार के लिए बड़ा संकट है। कुछ कार्रवाई करती है तब दिक्कत है और छोड़ती है तब दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मंत्री समझदार हो, अच्छे हो और वो चाहें कि अपनी सरकार को, संगठन को संकट से बचाना है, तो नैतिकता के आधार पर उनको खुद ही कैबिनेट से अलग हो जाना चाहिए और लिख के दे देना चाहिए कि मेरे खिलाफ जांच करवाओ, और जब तक मैं 5 साल साबित नहीं हो जाता, अगर नीरज जी, मैं कैबिनेट का ऐसा तो असंभव है। अगर वाकई विपक्ष की अंतरात्मा जाग गई और विपक्ष जो है इस बांग पर अड़ गया, उदाहरण के तौर पर जैसे हरीश धामी टाइप के नेता भी हैं सदन में, तो विपक्ष की अंतरात्मा जाग गई नेता प्रतिपक्ष को छोड़ के, तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी सरकार के लिए? क्योंकि मैं जानता हूं नेता प्रतिपक्ष जो कि खुद विधायक आरोप लगा रहे हैं वो मित्र विपक्ष है, तो फिर तो मामला ही गड़बड़ा जाता है। इसमें तिलक भाई, मुझे लगता है संगठन की बड़ी अहम भूमिका है। संगठन को आगे आना चाहिए। सबको हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर जब विधायकों के झगड़े हुए, बहुत सारी चीजें हुई, तो हमेशा संगठन ने इंटरफेरेंस करके निलंबन तक की कार्रवाई करी। बहुत बड़ी बात कही। यहाँ असली इम्तिहान अगर सीएम धामी का है तो गरिमा जी, एक असली इम्तिहान करण महरा का भी है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनका भी इम्तिहान है, नहीं नीरज जी? बिल्कुल, अब उनका भी इम्तिहान है कि अगर वाकई में संगठन बड़ा है, जैसे बसीन साहब ने भी कहा कि सरकार से बड़ा संगठन, तो कांग्रेस के भीतर भी यही नियम लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बड़े बड़े नेता हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष को यह साबित करना है कि अगर वाकई में यह मुद्दा है तो वो कैसे उठाते हैं इसको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब, नीरज जी और गरिमा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गणेश जोशी देंगे इस्तीफा, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।